नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका 2। क्योंकि पहले वीडियो में पूरा कोशिका चैप्टर नहीं आया था। मैंने आपको बताया कोशिका चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए आज कोशिका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो का मैं थोड़ा जैसा रिवाइज करवा देता हूं आपको। पिछले वीडियो में जब कोशिका में हमारी ऑक्सीजन पहुंचती है तो माइक्रोकांडिया किस तरह से काम करता है, गल्जी बॉडी किस तरह से काम करता है, राइजोसोम किस तरह से काम करता है, ईआर किस तरह से काम करता है, और न्यूक्लियर वगैरह ये, और लाइवोसोम और सेंट्रोसोम ये किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, तो उसके बारे में मैंने पूरा बताया था। तो उसके बाद आता है जैसे न्यूक्लियर होता है, ये पूरे पे कंट्रोल करता है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, हर टीचर को कंट्रोल करता है। जो मैथ का टीचर होता है, जाओ आप मैथ की क्लास में जाओ। जो हिंदी का होता है, आप जाओ हिंदी की क्लास में जाओ, उनको पूरा कंट्रोल करके रखता है। वो काम करता है हमारा न्यूक्लियर। जो कोशिका में न्यूक्लियर होता है, केंद्रक होता है, वो करता है पूरे कंट्रोल का काम। इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, द ब्रेन ऑफ सेल। उसके बाद आते हैं नंबर 11 तक हमने पढ़ लिया था, फिर आते हैं 12 पे। तो यहां आता है सीलिया और फ्लैजेला। अब कोशिका के अंदर का तो हमने पूरा पढ़ लिया था। जो कोशिका के बाहर होता है सीलिया और फ्लैजेला। यहाँ ये जो बार गुच्छे टाइप के जो बाल लगे होते हैं, इन्हें बोलते हैं सीलिया और फ्लैजेला। अब आप सोच रहे होंगे कि दो नाम क्यों लिए। तो सीलिया और फ्लैजेला होता जो छोटे बाल होते हैं, जो छोटे बाल होते हैं उसे सीलिया बोलते हैं, और जो बड़े बाल होते हैं उसे फ्लैजेला बोलते हैं। और ये हेयर लाइन स्ट्रक्चर होता है, एक बालों के गुच्छे होते हैं, बालों की तरह ये होते हैं। वो कोशिका के बाहर होते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है हमारी, जो कोशिका थैली होती है कोशिका की, उसके बाहर होते हैं। तो ये हेयर लाइन स्ट्रक्चर होते हैं, आउटर पार्ट पे होते हैं, कोशिका के बाहर होते हैं। और ये मूवमेंट एंड फीडिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं ये? मूवमेंट और फीडिंग का काम, कोशिका को आगे बढ़ाने में, उसको आगे धकेलने का काम करते हैं। आगे कोशिका को धकेलने का काम करते हैं। और ये जो स्पर्म होता है, स्पर्म को आगे धकेलने का भी ये काम करते हैं। अगर ये ना हो तो कोशिका मूव नहीं कर पाएगी। उसके बाद आते हैं नंबर 13 पे, लबक यानी प्लास्टिड। लबक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताता हूं। तो लबक ये ओनली इन प्लांट में होता है, सिर्फ पादपों में होता है। जो लबक जो है वो पादपों में पाए जाते हैं, यानी पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। जो प्लास्ट होता है इसे लबक बोलते हैं, क्योंकि अंत में प्लास्ट लगा रहेगा। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। तो आपने क्लोरो फिल का नाम सुना होगा, ये वही क्लोरोप्लास्ट है। इसे हरित लबक कहते हैं। ये क्या काम करता है? भोजन निर्माण का काम करता है। कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये भोजन निर्माण का काम करता है। जब ये प्रकाश संश्लेषण में अगले चैप्टर में प्रकाश संश्लेषण पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण का काम करता है। नंबर 2 पे आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होता है ये अवर्णित लबक होता है। क्या होता है? अवर्णित। अवर्णित होता है ये किसी वर्ण को भी सपोर्ट नहीं करता है, यानी ये जड़ और मूल में पाया जाता है। ना ये रंग प्रदान करता है और ना ये खाना बनाता है, भोजन का निर्माण नहीं करता है, इसलिए इसको अवर्णित लबक कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ये जड़ मूल में पाया जाता है। जैसे भोजन बनाने का काम पत्तियां करती है। अब जब छोटा पौधा होता है, ये छोटा पौधा होता है नीचे से उस टाइम उसको पत्तियां भी नहीं होती है। जब उसको पत्तियां नहीं होती है तो उसमें रंग होता है, क्लोरोप्लास्ट। आगे बताऊंगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट है वो उस टाइम वही खाना रंग प्रदान करता है। और ये जो हरा रंग होता है ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। तो उस टाइम भी वो पत्तियां ना रंग बना के उसका जो तना होता है या अंदर से छोटा निकल रहा होता है उस समय, तो वो हरा भाग जो होता है वही खाना बनाने का काम करता है। तो ये जड़ और मूल में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। और भोजन को स्टोर करके रखता है। ये स्टोर कीपर का काम करता है। स्टोर कीप, तब किसी को दाल चाहिए होती है, किसी को चना चाहिए होता है, किसी को चावल चाहिए होता है, किसी को गेहूं चाहिए होता है। तो जो स्टोर कीपर होगा, दुकानदार होगा, उसके पास तो सब ये रहेगा ना। तो ये
जिस समय आपातकालीन होता है, जैसे पतझड़ हो गया, अब पतझड़ हो गया तो ऐसा तो होता नहीं कि पेड़ पूरा सूख गया, अब प्रकाश संश्लेषण हो नहीं रहा, पत्तियां काम है नहीं पेड़ पे, तो उस समय भोजन कौन बनाता है? तो ये जो संग्रहित करके भोजन रखा होता है, उस समय आपातकालीन में ल्यूकोप्लास्ट में संग्रहित करके रखा होता है। ये तने में होता है और जड़ों में होता है, जड़ों में भी भोजन संग्रहित करके रखता है पेड़ पौधे। तो उसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट, इसे वर्णित लवक कहते हैं। ये रंग प्रदान करता है, ये रंग प्रदान करता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये रंग प्रदान करता है। उसके बाद इसके, अब देखा है आपने कईयों का रंग लाल होता है, कई सब्जियों का रंग हरा होता है या पीला होता है, तो मैं उसके बारे में पूरा बताता हूं। तो ये गाजर का जो लाल रंग होता है ये कैरोटीन के वजह से होता है। जो चुकंदर होता है उसका लाल रंग होता है वो बीटानोन की वजह से होता है। और जो लाइकोपेन की वजह से क्या होता है, टमाटर का लाल रंग। और जो पीले फल होते हैं उनका पीला जो रंग होता है वो जेंथोफिल की वजह से होता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 14 नंबर आता है गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम। क्या आता है? क्रोमोजोम। ये जो कोशिका होती है उसके सेंटर में पाया जाता है। जो न्यूक्लियर होता है, जो सेंटर होता है, केंद्रक होता है, वो न्यूक्लियर में पाया जाता है। इस न्यूक्लियर के अंदर अगर न्यूक्लियर आप सुई की नोक पे अगर कोशिका को उठाएं तो उस पे 10-15 कोशिकाएं आ जाएंगी। अगर उस कोशिकाओं को फाड़ दिया जाए तो उसमें क्या निकलता है? डीएनए, आरएनए और जीन। क्या मिलता है? डीएनए, आरएनए और जीन मिलता है। अब मानव में कितना होता है? ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, के शेप में होता है। जब उसको तोड़ेंगे, न्यूक्लियर को फाड़ेंगे, अंदर से फाड़ दिया न्यूक्लियर को, तो अंदर से इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलता है। अब इस स्ट्रक्चर को भी अगर खरोच के निकाला जाए इस स्ट्रक्चर को भी, तो मानव शरीर में ये कितना होता है? 46 होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 46। मतलब एक में जो केंद्र में क्रोमोसोम होगा, अगर एक क्रोमोसोम को फाड़ दिया जाए तो उसमें से 46 निकलेंगे, अर्थात 23 जोड़े। अब 23 जोड़े क्यों निकलेंगे? तो जो मानव पूरा जो शरीर है हमारा, इसमें हर कोई दो पार्ट होते हैं। जैसे हाथ दो होते हैं, नाक के छेद दो होते हैं, आंखें दो होती है, कान दो होते हैं, पैर दो होते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है, जो अंदर की किडनी होती है वो भी दो होते हैं, फेफड़े के भी दो पार्ट होते हैं। तो हर एक जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो लगभग दो भागों में पाया जाता है, इसलिए इसको जोड़े में गिनते हैं। अब जोड़े में क्यों गिनते हैं मैं उसके बारे में बताता हूं। जो फीमेल होते हैं हमारे, जो स्त्रियां होती है फीमेल में कितना होता है? ये 44 प्लस 2। क्या? 44 प्लस 2। और मेल में कितना होता है? 44 प्लस 2। सेम ही हुआ। अब आगे जो फीमेल होते हैं उनमें होता है XX। ये जो 44, ये तो सेम हो गया। ये दो जो है ये X होता है और दूसरा भी X होता है। और जो मेल होते हैं उसमें ये जो दो जो होते हैं इसमें X होता है और एक Y होता है। क्या होता है? X और Y। ये दो किस्म के होते हैं मेल में। तो ये जो 44 है इसको ऑटोजोम बोलते हैं, और ये जो दो है इसको ऑलोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोजोम और ऑलोजोम। और इसके आगे फिर इससे क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा अर्धसूत्री विभाजन में, कि किन्नर कैसे पैदा होता है, लड़की कैसे पैदा होती है, जुड़वा दो बच्चे कैसा पैदा होते हैं, लड़के का निर्माण कैसे होता है, पेट मतलब जब भ्रूण होता है उस समय लड़के का निर्माण कैसे होता है। कई होते हैं जी औरतों को ही बदनामी देते कि और ये औरत बच्चा पैदा, लड़की पैदा कर रही है, लड़का पैदा नहीं कर रहा। उसके बारे में पूरा बताता हूँ, अगली वीडियो में बताऊंगा कि बच्चा पैदा करने में जो लड़का और लड़की है इसमें औरत की कमी होती है या मर्द की कमी होती है। तो उसको अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं 15वें पार्ट पे, कोशिका सेल। अब कोशिका सेल जो है ये पार्ट्स ऑफ बॉडी का सबसे छोटा अंग है या ये सबसे छोटी इकाई? तो ये जो सेल है, कोशिका है, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी का जो अंग, हमारा अंग है, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी नहीं है। ये सबसे छोटी इकाई है, ये सबसे छोटा अंग नहीं है। सेल जो है ये सबसे छोटा अंग नहीं है, ये क्या है? सबसे छोटी इकाई है। जब कोशिकाओं का खोज नहीं की गई थी
रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो उस समय वैज्ञानिकों ने यह विचार किया कि हमारी बॉडी में एक ऐसा सबसे छोटा, जो सक्षम, सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटा जो अंग है, जो इकाई है, वो क्या है, जो यूनिट है, यूनिट ऑफ बॉडी, ये पूरे शरीर का जो है ये छोटी इकाई है। अब इससे छोटी इकाई, वैसे इससे छोटी इकाई तो और भी है, जैसे राइबोसोम सबसे छोटा होता है, ठीक है, लेकिन राइबोसोम जो है वो हमारी ग्लूकोज नहीं बना सकता, भोजन बनाने का काम नहीं कर सकता। जो गज्जी बॉडी है वो परिवहन का काम करता है, तो राइबोसोम परिवहन का काम नहीं कर सकता है, इसमें न्यूक्लियर नहीं होता। तो ऐसा था जिसमें पूरा डिपार्टमेंट हो, ऐसी छोटी इकाई को ढूंढो जिसमें पूरे का पूरा डिपार्टमेंट हो। तो उन्होंने कोशिका की खोज की, क्योंकि कोशिका में सब ये रहता है, इसलिए सबसे छोटी जो इकाई है वो कोशिका को माना जाता है, यानी कोशिका ही सबसे छोटी इकाई है। अब मैं पादपों और एनिमल, जो पादप हैं और एनिमल सेल हैं और प्लांट सेल हैं, इसके बारे में आपको बताता हूं। इसमें समानता क्या है? समानता ये है कि जो एनिमल सेल होता है ये स्मॉल होता है, और जो पादप होते हैं इनका सेल जो है वो लार्ज साइज का होता है, यानी बड़ा होता है। और जो एनिमल साइज सेल है वो गोल होता है, और जो पादप का होता है ये चौकोर होता है। इसका जो कोशिका होती है वो चौकोर होती है और इसकी गोल होती है। और जो एनिमल सेल में वैक्यूल्स होता है, पानी संग्रहित, पानी किस में रखते हैं? वैक्यूल्स में रखते हैं। पानी संग्रहित कौन करता है? वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स जो है वो एनिमल का छोटा होता है और पादपों का, प्लांट का बड़ा होता है वैक्यूल्स। ये समानताएं मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद जो एनिमल सेल हैं उसमें सीलिया और फ्लैजला पाया जाता है, जो बाल होते हैं छोटे छोटे, ये सीलिया और फ्लैजला पाया जाता है। और जो प्लांट है इसमें सीलिया और फ्लैजला नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? सेल वॉल होती है, जो कि इसमें एक सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति होती है। और क्या होता है? प्लास्टर, जो प्लास्टर मैंने आपको अभी पढ़ाया वो प्लास्टर होता है। और आपको पता है जो ये सेल वॉल है ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो इसके बाद आता है लाइजोसोम। ये जो एनिमल सेल है इसमें लाइजोसोम होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसमें, क्योंकि यही खाना बनाता है, भोजन का निर्माण करता है। और जो एनिमल सेल होता है इसमें होते हैं लाइजोसोम। ये इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि ये अगर कोई काम, पार्ट का काम नहीं कर रहा है तो उसको मार देता है। अगर पूरा काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये खुद को फाड़ के ये पूरी कोशिका को खत्म कर देता है। अब सेम क्या है? तो सेम भी मैंने ये यहां पर लिख के रखा है। सेम क्या है जो दोनों में पाया जाता है? नंबर एक, झिल्ली। जो झिल्ली कोशिका को किसी चीज में बंद करके रखना है, अब कोशिका की कवर जो होगी उसे झिल्ली बोलते हैं, तो ये झिल्ली दोनों में पाई जाती है। फिर उसके बाद आता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, की जो ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करता है, वो माइक्रोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। उसके बाद आता है राइबोसोम में ER कितना होता है? ये होता है ATS ER होता है इसमें। तो उसके बाद आती है गल्जी बॉडी भी दोनों में पाया जाता है। उसके बाद आता है केंद्रक यानी न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर होता है ये भी दोनों में पाया जाता है। और उसके बाद आता है सेंट्रोजोम क्या करता है? ये दोनों में पाया जाता है, लेकिन सेंट्रोजोम में थोड़ा अपने ध्यान से याद रखना, सेंट्रोजोम क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। ये क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। लेकिन जो पादप हैं, पादपों में केवल छोटे ही पेड़ पौधों में ये कोशिका विभाजन करता है। जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ बड़ा हो गया तो वो सेल, उसका जो कोशिका विभाजन है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। याद रखना, किसके द्वारा? सेल प्लेट के। और जब छोटे रहेंगे तो किसके द्वारा? सेंट्रोजोम के द्वारा। जब बड़े हो जाएंगे तो सेल प्लेट के द्वारा इसका कोशिका विभाजन होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आता है सेल के प्रकार बताता हूं मैं आपको। कोशिका दो प्रकार की, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें होता क्या है? वो एक आरंभिक कोशिका होती है,
एक शुरुआती कोशिका होती है। इसमें केवल मुख्य मुख्य अंग होते हैं, कुछ कुछ होता है। जो हमारी ये कोशिका है जो कि अपनी ये जीवों में पाई जाती है, वो कोशिका जो है, इसमें जो पार्ट होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं। इसका मुख्य उदाहरण जो है नील हरित शैवाल है, जो कि नील हरित शैवाल बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल। यूकैरियोटिक जो है वो एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में पाया जाता है। जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है और जो पेड़ पौधे होते हैं पादपों उनकी कोशिकाओं में। अब मैं इनमें जो कुछ असमानताएं हैं और कुछ समानताएं हैं वो बताता हूं, तो ध्यान से देखना। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यू से यू 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 स्टैंड अप, मतलब यू से होता है जो हमारे जीवों में कोशिकाएं है उसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो जीव मैंने बताया जो शैवाल में होती है, नील हरित शैवाल में होती है, वो प्रोकैरियोटिक होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक है इसमें समानता क्या है और यूकैरियोटिक में, ये छोटी होती है और ये बड़ी होती है। इसमें एनवेलपमेंट जो है वो न्यूक्लियर होता है, ये अविकसित होता है। मतलब इसका जो न्यूक्लियर है वो अविकसित होता है, अनवेल्प होता है। और इसका जो है न्यूक्लियर वो एनवेल्प ऑन न्यूक्लियर, मतलब इसका जो न्यूक्लियर सेंटर है, जो केंद्रक है, उसमें झिल्ली लगी होती है। और इसका जो केंद्रक होता है उसमें झिल्ली नहीं होती है, वो फैला हुआ होता है। मतलब जो इसका जो जीव द्रव्य है, शैवाल का जो जीव द्रव्य होता है, जो पानी होता है, उसको क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। तो जो न्यूक्लियर हो जीव द्रव्य में इधर उधर तैरता रहता है। जो जीव बीच के पार्ट होते हैं, बाकी तो पार्ट इसमें ज्यादा होते नहीं है, कुछ पार्ट होते हैं वो इधर उधर फैलते रहते हैं। ठीक है। और ये जो श्वसन है अपना, ये जीव द्रव्य से लेता है। किससे लेता है? जीव द्रव्य से लेता है। हम किससे लेते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रिया से लेते हैं। और ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। और ये हम किससे लेते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रिया से लेते हैं अपना सांस। उसके बाद जो इसमें सेम रहा वो क्या है? सिलिया और फ्लैजला। सिलिया और फ्लैजला दोनों में पाया जाता है। ठीक है। और इसमें डीएनए भी पाया जाता है। डीएनए और जीव द्रव्य हमारी कोशिकाओं में भी पाया जाता है और ये प्रोकैरियोटिक की कोशिकाओं में भी पाया जाता है। जीव द्रव्य मैंने जो बताया, जो बीच का जो ये पानी होता है, इसको सेटलमेंट करने के लिए, स्थिरता करने के लिए, वो पानी जीव द्रव्य बोलते हैं उसको। फिर नंबर 3 पे आ गया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण यूकैरियोटिक में सिर्फ पादपों में होता है, जीवों में नहीं होता है, क्योंकि हम प्रकाश संश्लेषण नहीं लेते, हम अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से नहीं बनाते हैं। उसके बाद आती है झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका किसी झिल्ली में बंद होती है, जो कोशिका झिल्ली है वो दोनों में ही होती है। उसके बाद आती है सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। जो यूकैरियोटिक होते हैं उसकी किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। और जो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं वो पेप्टिडोग्लिकैन से बनी होती है। किससे होती है? पेप्टिडोग्लिकैन से बनी होती है। उसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो, अब राइबोसोम क्या करता है हमारे शरीर में? एक तो हमारी कोशिकाओं को स्थिरता प्रदान करता है ताकि नीचे पिचके ना, वो पिलर देने का काम करता है। और नंबर 2 वो क्या करता है? वसा और प्रोटीन बनाता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है उसमें कौन सी होती है? एटीएस। और जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें होती है 70S। तो ये इसकी समानताएं हैं और ये असमानताएं जो मैंने आपको बता दी है। लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, वैक्यूल्स तो होता है, ईआर नहीं होता है, गल्जी बॉडी नहीं होता है, तो इसमें ये चीजें नहीं होती है। तो ये मैंने कोशिका चैप्टर जो सेकंड चैप्टर था मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद।